वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की दुनिया, एन एक्सप्रेस इस वक्त कुछ ऐसी मुहिम पर काम कर रहा है। हम लोगों ने रिटायरमेंट लोगों के 70 और 80 के दशक के कुछ तजुर्बात, कुछ एहसासात और कुछ एक्सपीरियंसेस लेने की कोशिश की है। आज हमारे साथ एक ऐसे फ़ौजी जुड़ रहे हैं जो रिटायर्ड लाइफ नहीं बल्कि चंद साल जॉब करने के बाद, आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो वापस घर आ गए थे। यही वजह जानने की आज हम कोशिश करते हैं। ये बड़ा नायाब और बिल्कुल एक नया स्टाइल, एक नए तरह का इंटरव्यू है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौजी साहब, अपना नाम बताइए। सेठपाल सिंह। आपने आपका गांव बहादुरपुर ज़िला सहारनपुर में पड़ता है। सर, आपने कौन से सन में आर्मी ज्वाइन की? मैंने 80 में ज्वाइन की और उसके 5-6 साल बाद जो है मैंने जो है अपना रिटायरमेंट वो ले लिया। सर, जैसे आपके काफ़ी चर्चे हैं, काफ़ी लोगों से जिक्र सुना है, अमूमन फ़ौजी रिटायरमेंट के बाद घर आते हैं, लेकिन आपने बीच में रिज़ाइन किया और घर चले आए। उस कहानी को बताइए कि सच्चाई क्या थी? दरअसल में मैं सेना में जो मैं गया था देश की सेवा के लिए, और वहाँ मुझे देखने को कुछ और मिला। वहाँ दरअसल में देश सेवा तो उस टाइम ऐसी ही होती थी, क्योंकि उससे पहले कई युद्ध हो लिए थे। तो फिर लोग वहाँ क्या होता था कि एक तो ट्रेनिंग सही नहीं दे पाते थे। पहले पुराने लोग थे, अनपढ़ थे, वो ज़्यादा परेशान करते थे जवान को जो है। दूसरे क्या था कि वहाँ एक चलो हमने ट्रेनिंग पूरी करी, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपनी वो परेशानी की झलकियाँ भी बताइए, जिस तरह से वो परेशान करते थे और आपको एहसास होता था कि वाकई ये परेशान कर रहे हैं। जैसे कि हम एक पीरियड में ड्रिल का अगर पीरियड है, हम ड्रिल में गए और ड्रिल करने के बाद कुछ देर बाद हमारा जो है पीटी का प्रोग्राम हुआ, तो हम तुरंत तैयार हुए कि एकदम जो है वहाँ पहुँचते थे। अगर हम समय से पहुँच गए तब भी हमें पनिशमेंट दिया जाता था, लेट हो गए तब भी दिया जाता। सब एक मुझे नहीं, खाली सभी जवानों को दिया जाता। तो आप सवाल नहीं करते थे ये पनिशमेंट आप लीगल दे रहे हो या इलीगल दे रहे हो? नहीं, अगर हम वहाँ से कोई सवाल करते थे तो उनका सीधा सा कहना था कि जूनियर इज गॉड, सीनियर इज नथिंग। हिंदी बेल्ट के दर्शकों को बताएं कि फ़ौजी साहब बोल रहे हैं कि वहाँ कहते थे कि जो सीनियर है वो भगवान की मानिंद है, लेकिन जूनियर की कोई हैसियत और औकात नहीं। जी। तो हम लोग वहाँ से चलो, हमने कहा भाई हम पढ़े लिखे थे, कुछ वो अनपढ़ थे। हमने कहा चलो भाई ट्रेनिंग कर लो। अपनी ट्रेनिंग कर ली। ट्रेनिंग करने के बाद यूनिट में चले गए। यूनिट में हमें अलग ही नज़ारा दिखा। यूनिट में हमें बताते थे, कोई तो कहता था कि भाई आप यहाँ तो भाई सेवादार भी जहाँ साहब लोगों के पास जो अफसर होते थे हमारे। अब एक दिन ऐसा है कि हमें भी कहा गया कि आप जो है जाएंगे। हमने कहा हम जानेंगे नहीं, हम देश सेवा के लिए आ रहे, हम देश सेवा कर सकते हैं, हम किसी की सेवा वैसी नहीं हमारे से होने की। कहीं भी युद्ध में अड़ाओ, कहीं भी अड़ाओ, मतलब अगर हमारे से नहीं, दिन भर वर्किंग करेंगे, फिर हम अपना साहब के पास सेवा के लिए जाएंगे। हमने मना कर दिया। सेवा किस तरह की होती थी वहाँ पर? सेवा तो यही थी, साहब के बूट चमकाना, वर्दी को लगाना, बस यही काम थे। कोई कैरी वारी बना रखी। तो ज़मीन आपके गवारा नहीं किया? हमारा ज़मीन ही नहीं कहता था। हमने फिर प्लान बना ली कि भाई हम यहाँ से रिजाइन करेंगे। इसके एवज में हमने मना किया, तो वहाँ से हमें प्लाटून हवलदार जो है बार बार पनिशमेंट देना, ये उल्टा सुल्टा बोलना, मतलब गाली गलौज करना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दरअसल गाली गलौज भी करते हैं, ऐसा नहीं है बेवजह या किसी वजह के तहत? नहीं, बेवजह करते हैं, जबकि गाली गलौज का कोई मतलब ही नहीं है। बम्बू डंडा भी बजाते हैं फौजियों को। हाँ, डंडा बजाते हैं। रात को पनिशमेंट देने लगते हैं, 12 बजे पनिशमेंट देने लगे। कौन सा तरीका है, ढूंढ रखा है, हमारी समझ में नहीं आया आज तक। अब पता नहीं कैसा है। उस टाइम तो इतना बुरा व्यवहार करते थे, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। और ये कहते थे कि जवान को मजबूत बनाए रहे। ये मजबूत था जवान। अब उस पर टंडा बज रहा है, खड़ा रात को 12 बजे, कभी 10 बजे बजने लगा था, कभी 1 बजे बजने लगा था। तो इन लोगों ने दादागिरी करी, अपनी एक तानाशाही चलाई। सरकार का कोई रोल नहीं था उसके अंदर? सरकार को क्या पता लगता था वो क्या हो रहा वहाँ। सब ऊपर से नीचे तक। अगर हमने शिकायत भी करी, सीओ साहब से भी करी, अपने जो कंपनी कमांडर है उनसे भी करी, कोई सुनता ही नहीं था वहाँ। जब उन्होंने एक ही शब्द कह दिया सीनियर इज गॉड, जूनियर इज नथिंग, तो फिर कौन सुनेगा।
अच्छा, उस समय ऐसा कुछ नहीं था जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि बीएसएफ के जवान ने कुछ रोटी उछाली सोशल मीडिया के थ्रू, वो पूरे देश में फैल गई। क्या उस वक्त आप अपनी बात को मीडिया के साथ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि लोगों तक ये बात पहुंची, दरअसल या सरकार तक? नहीं, ऐसा कोई प्लेटफार्म हमें मिला ही नहीं जो सरकार तक के पहुँचे। चंडी मंदिर पे मेरी यूनिट थी, वहाँ पर जो है एक बार पीवी नरसिंह राव जी आए थे जो रक्षा मंत्री थे, और हम लोग हुई थे मौके पे थे। पीवी नरसिंह राव जी से मैंने स्वयं ये बात कही थी कि साहब यहाँ खाना सही नहीं है। उन्होंने हमसे अलग पूछा तो मैं कहा यहाँ खाना सही नहीं है, वर्क बहुत है। तो वो भी पल्ला झाड़ के निकल गए थे, बोल ही नहीं था आगे से। तो हम लोग तो इतने, दरअसल में उन लोगों की अपनी एक मेजॉरिटी है, एक अलग हुकूमत है ये। हाँ अलग हुकूमत है उन लोगों की। नहीं तो देश की सेवा के लिए जवान मर मिटे है। इस देश का नागरिक मर मिटे है, जो आम नागरिक है। जैसे आज के फौजियों से आपकी बात कभी होती होगी, तो आज का किस तरह का रवैया बताते हैं 80 के दशक और आज में क्या? आज मैं तो बहुत अंतर बताऊँ। जिस बैरक में हमने यहाँ रूट की ट्रेनिंग की है, उस बैरक में अब बताऊँ, उसमें दो मंजिल बना दी। वह पहले तो 60 जवान सीधे आते थे, हमारा इंस्ट्रक्टर प्लाटून हवलदार वगैरह वहीं होते थे। अब अलग एक रूम में सुना मैंने जैसे बताया, एक रूम में 4 जवान रहते हैं। और उस समय तो 60 के 60 इकट्ठे थे। अब टेबल वगैरह सब कुछ, मतलब पढ़ने लिखने के लिए उस टाइम पढ़ाने लिखने का भी कुछ नहीं था। अच्छा, आपके घर के हालात अच्छे थे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आप चले आए। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्या वो आने की हिम्मत कर सकते थे? नहीं, आर्थिक स्थिति से संबंध इस वजह से नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मैं बहुत शौक से गया था, बड़ा शौक था। जबकि मेरे पापा जी मना करे थे, भाई तो नहीं जाना चाहिए तुझे। मन में देश जज्बा था, लेकिन वहाँ सिचुएशन कुछ और थी। परंतु वहाँ जाने के बाद पता लगा। और देखो वहाँ तो जिसके साथ ज़्यादा वो हो रहा, वहाँ वही जो आदमी जिसे कोई रोजगार नहीं मिल रहा, बेचारा परेशान है, पीछे कुछ है नहीं, तो देखो वो तो आदमी वहाँ रुक जाता उस टाइम। नहीं तो वहाँ रुकने किसी का मन नहीं करे था, ऐसी हालत थी ना। आज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनकी ज़मीर और खुददारी जिनमें नहीं है? क्योंकि हर फील्ड में खुददारी और ज़मीर तकरीबन ख़त्म सा दिखाई देता है। आप जैसे लोग जो इतने खुददार थे, जो एक नौकरी को भी मतलब रिज़ाइन करके चले आए, तो ऐसे लोगों के, खासकर आज की जनरेशन के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो इस नई जनरेशन को यही संदेश है, आर्मी हमारे देश की एक सबसे बड़ी चीज़ है। एक बहुत इस देश को सुरक्षित रखने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो आर्मी है। आर्मी में जाना चाहिए, और आर्मी को, परंतु आर्मी जाने के बाद ये जो चीज़ है ये सब बंद होनी चाहिए। जवान को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वो अगर युद्ध की ज़रूरत पड़े तो युद्ध में तैयार रहे। और ये जो अनाप शनाप इतना बोझ जवान के ऊपर लाद रखा, इसे सबको हटा देना चाहिए। वर्क के टाइम पर वर्क करे, खाने के टाइम पे खाना खाए, सब काम मतलब टाइम से चले। बाकी ये फालतू फंड की जो है, अधिकारियों में डिक्टेटरशिप नजर आती थी आपको? अधिकारी में डिक्टेटरशिप है। तो पहला 80 के दशक का अधिकारी और 2024 का अधिकारी, क्या अंतर देखते हैं आप? मुझे तो 2024 में अधिकारी में बहुत बदलाव आएगा। उस बदलाव की वजह क्या लगी? पढ़ा लिखा होना मुझे ज़्यादा महसूस दे रहा है, एक पढ़ा लिखा होना। सोशल मीडिया नहीं इसकी वजह लगती कि ये हाईटेक दुनिया हुई है? सोशल मीडिया ने तो ये उछाला, तभी तो यहाँ तक इनमें परिवर्तन इतना आया। सोशल मीडिया बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्या आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े, चाहे वो गांव हैं, चाहे वो कस्बे हैं, चाहे वो शहर हैं, जो बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, उनके ईगो और गुरूर भी टूटे हैं? हाँ, उनके ये मीडिया ने उनके गुरूर तोड़ दिए, ईगो भी तोड़ दिए। नहीं तो वही लोग थे जो कुछ थे, शहरों में थे या गाँवों में कोई भी लोग थे। आज सब लोग आपस में एक दूसरे से घुल मिल कर हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, कोई भी है। पहले तो मजदूर के हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते थे। आज तो मजदूरी पानी लावा करे, भाई पानी ला, मेरे लिए भी लेकर ही अपना पी का ही। बदलाव आया है? बदलाव बहुत। इस बदलाव से आप कितने प्रतिशत संतुष्ट नजर आते हैं? मैं तो इस बदलाव से देखो 90% संतुष्ट। और गाँव में जैसे आप रह रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त? गांव का जीवन अलग जीवन होता है, ये सबसे हटके होता है, और इतना अच्छा जीवन होता है।
कि तो आज का जो बदलाव है, इस बदलाव को मतलब टेक्नोलॉजी ने का ज़्यादा क्रेडिट है या कहीं ना कहीं एजुकेशन का? दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन? एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और एजुकेशन से तो एक बंदे जो हैं, कोई भी है मतलब पुरानी, वो पढ़ लिख कर उसे नॉलेज हुई है कि भाई नहीं, लड़ना झगड़ना गलत है, इसे कार्य को ऐसे करना चाहिए। पहले अनपढ़ लोग थे, बेचारे वो उसी तरीके से लड़ाई लड़ते थे जो भी लड़ते थे। आज सरकार के सामने भी अगर कोई हम अपनी मांग रखेंगे तो सही तरीके से रखेंगे, एक धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ से कोई लड़ने झगड़ने की ऐसी बात नहीं करने के। और पहले सीधा भाई उठा लो टंडे, चलो भाई वहाँ धरना देंगे, तो ये वो तरीका गलत था। आज का तरीका बहुत सही है। और मीडिया का तो योगदान बहुत बड़ा है, खासकर सोशल मीडिया का इसे देश को उठाने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। और एक बात हो रही है कि मुझे रिजाइन करके मैं अपनी खेती वो कर रहा हूँ, परंतु मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। सेठ पाल जी जो आज अपनी लगता है कि 70 के आसपास की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो खुददारी और जो एहसास और जो एक अंदर ज़मीर, एक आत्मा के जागने की जो आवाज़ उनकी बातों से निकली है, वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और नौजवानों को इस तरह के बड़े बुज़ुर्ग लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और अपना जॉब कहीं भी हो, कैसा भी हो, लेकिन खुददारी के साथ अगर जॉब की जाए तो उस खुददारी बड़ी चीज़ होती है, इंसानियत बड़ी चीज़ होती है। आज की टेक्नोलॉजी एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि आज बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी हवेलियाँ धराशायी हो गई। आज इक्वलिटी हो गई। आज एक अदना सा इंसान भी अपनी बात को कहने की हिम्मत रखता है। और अगर छोटी सी कोई प्रॉब्लम है तो वो तूफ़ानी अंदाज में पूरी एयर हो जाती है, लोग उसको सीधे सीधे सुनते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को सलूट करना हर एक आदमी का जिम्मेदारी बनती है, फ़र्ज़ बनता है। टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट पावर इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वेयर एवरीबडी वांट्स टू गेट समथिंग विद ओन पॉइंट ऑफ व्यू। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ। गुड लक, हैव अ नाइस डे।